आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों शेर शाह सूरी की, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर जिसने इतिहास को बदल के रख दिया। मुगलों का शासन तो बहुत ही बढ़िया चल रहा था जब तक शेर शाह सूरी नहीं आया था। एक गजब का एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत बड़ा मिलिट्री लीडर और दिमाग वाला, बड़ा ही चालाक। कितनी चालाकी से इसने सब कुछ अपने अंडर में किया, पूरे नॉर्थ को ऑक्यूपाई कर लिया, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिड रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम पे मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह बच्चे के पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेनड्राइव कोर्सेस हर एग्जाम्स के लिए आते हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें शेर शाह सूरी की, तो कौन था ये? इसका जन्म 1486 में हुआ था डॉक्टर कानूनगो के हिसाब से, ठीक है ना। अलग अलग दोस्तों लोगों ने बोला है, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड है 1486 में हुआ था। कुछ लोग बोलते हैं सासाराम, कुछ लोग बोलते हैं नरनौल। तो यहां पे हम देखते हैं कि जो इनके पिताजी थे, ठीक है, इनफैक्ट इनके दादाजी इब्राहिम सूर ये हॉर्स की ट्रेडिंग करते थे। और उस समय हॉर्स की ट्रेडिंग, घोड़ों का जो बिजनेस होता बहुत ही इंपॉर्टेंट था। भैया डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्स जब से शुरू हुआ है तब से ही तो चीजें बदल गई ना। घोड़ों से ही जंग जीती जाती थी। अरबी घोड़े तो बहुत ज्यादा फेमस थे और आज भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो हम ये देखते हैं कि इनके दादाजी इब्राहिम सूर जो हैं वो हॉर्स को ट्रेड करते थे। और उनका बेटा हसन, जिसका बेटा था हसन का मतलब इब्राहिम सूर का बेटा कौन? हसन। हसन का बेटा कौन? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम फरीद था, तो ओरिजिनल नेम इसका फरीद था। और हसन की 4 बीवियां थी, 4 बीवियां से 8 बच्चे थे। और पहली बीवी से जो बच्चा था वो था शेर शाह सूरी यानी कि फरीद। तो हम यहां पे देखते हैं हसन सबसे ज्यादा प्यार करता था अपनी चौथी बीवी को, जिसकी वजह से वो अपनी पहली बीवी और पहली बीवी से जो बच्चे थे उनको पूरी तरीके से निग्लेक्ट करता था। तो जो शुरुआती जीवन रहा है ना शेर शाह सूरी का, वो काफी ज्यादा खतरनाक, काफी ज्यादा टफ रहा है। उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, उसको पावर के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन हम ये देखते हैं वो इन सब में सक्सेसफुल रहा। तो यहां पे जब फरीद 22 साल का था तब तक उसके पास कोई ताकत थी नहीं। लेकिन जब फरीद 22 साल का हुआ उसने अपने पिताजी से कर लिया झगड़ा। अब अपने पिताजी से झगड़ा हुआ, दोस्तों हर घर की अक्सर हम देखते ही हैं कि एक फादर से जो डिस्टेंस होता है, देखिए मदर से हर कोई क्लोज होता है लेकिन फादर से थोड़ा सा हम लोग डिस्टेंस बना के चलते हैं ना। तो यहां पे पिताजी से झगड़ा हुआ और वो चला गया जौनपुर, ठीक है। और वहां पे फरीद ने जम के पढ़ाई की। 3 साल तक वो जौनपुर में रहा। जौनपुर जो समय सेंटर था, लर्निंग और कल्चर का सेंटर था जौनपुर। भैया किसी को भी सीखना होता था, पढ़ाई करनी होती थी तो वो जौनपुर चला जाता था। तो यहां पे उसने 3 साल तक पढ़ाई की, बहुत अच्छे से पढ़ाई की। और उसके बाद फिर वापस आया। तो वापस जब आया तब इनके पिताजी, देखिए इनके पिताजी को तब तक जागीर मिल चुकी थी, ठीक है ना। मतलब इनके पिताजी को अच्छी खासी भूमि मिल चुकी थी। सासाराम, हाजीपुर, खावसपुर, तांडा, इन सब के हेड हो गए थे इनके पिताजी हसन। तो यहां पे हम देखते हैं कि फरीद, भैया नजर इसकी सब पे थी लेकिन पिताजी से जो रिश्ते थे वो अच्छे नहीं थे। लेकिन जब फरीद पढ़ के वापस आया, इंटेलेक्चुअल बन चुका था तब तक, और यहां पे इसके पिताजी से जो रिश्ते थे वो अच्छे होने लगे। एक और चीज बता दूं कि फरीद का जो मास्टर था वो था जमाल खान, और जमाल खान इनके पिताजी का भी मास्टर था। मतलब इनके पिताजी को जिसने सिखाया था वो था जमाल खान। तो यहां पे जमाल खान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर था। तो यहां पे फरीद को इतनी अच्छी खासी नॉलेज हो गई कि उसने जमाल खान को भी इंप्रेस कर दिया, अरेबिक और पर्शियन की। तो यहां पे जमाल खान ने मध्यस्थता की, जो पिता और बेटे के बीच में दूरियां आ गई थी उसको मिटा दिया। और फरीद मतलब वही शेर शाह, याद रखिएगा फरीद से शेर शाह, ठीक है। शेर शाह नाम क्यों पड़ा वो भी अभी मैं बताऊंगा। तो फरीद और हसन की दोस्ती हो गई, मतलब पिताजी और बेटे में दोस्ती हो गई। लेकिन यह हर किसी को सही नहीं लगा। यहां पे लोग जलते बहुत थे, जलन बहुत ज्यादा थी। पिताजी और बेटे को साथ, मतलब बाप और बेटे को साथ आके देखे, वो भी तब जब अच्छी खासी कंडीशन थी, पिताजी के पास काफी कुछ था, बहुत लोग जलने लगे। ऐसा लगने लगा कि फरीद कहीं हसन का वारिस ना बन जाए। तो यहां पे इसके खिलाफ साजिशें रचनी शुरू कर दी।
लेकिन जैसे ही हसन की मृत्यु हुई 1520 में, सब कुछ किसको मिल गया? फरीद को। तो फरीद को सारी जागीर मिल गई और तुरंत उसने पोजीशन ले लिया। अब यहां पे और भी बेटे थे हसन के, लेकिन यहां पे उसने पूरी तरीके से पार्टीशन करने, ऐसा बोला जाता था कि जागीर को बांट लो ताकि यहां पे रिवोल्ट ना हो, क्योंकि भैया हसन की तो 4 बीवियां थी, पहली बीवी से बच्चा था फरीद, लेकिन बाकी बीवियों से भी तो बेटे थे, वो रिवोल्ट कर देते। तो यहां पे ये प्रस्ताव रखा गया कि अपनी जागीर को बांट लो। इसने बोला मुझे कोई जागीर वागीर को नहीं बांटना है, भाड़ में जाओ। तभी तक एक बहुत बड़ा लीडर बहार खान लोहानी, जो कि साउथ बिहार जिसके कंट्रोल में था, फरीद वहां पे चला गया। एक्चुअली हुआ क्या था कि बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लगी थी, लोग जलने लगे थे। तो फरीद ने बोला लो पकड़ो अपनी जागीर, मैं जा रहा हूं, मैं अपना एम्पायर बनाऊंगा। तो बहार खान लोहानी के साथ उसने काम करना शुरू कर दिया, उसके अंडर काम करना शुरू कर दिया, और यहां से शुरू होती है इसकी सक्सेसफुल जर्नी। साउथ बिहार बहार खान लोहानी के अंडर में था। एक दिन शिकार पे गए थे दोनों, अकेले ही फरीद ने एक शेर को मार दिया, सिंगल हैंडेडली शेर, समझ रहे ना, तभी इसका नाम पड़ा शेर खान। तो शेर खान जो है वो फरीद का नाम पड़ गया, और इतना ज्यादा खुश हो गया बहार खान लोहानी कि उसने इसको सब कुछ बना दिया। जो बहार खान लोहानी का बेटा था जलाल खान, ठीक है, तो जलाल खान का इसको मेंटोर बना दिया कि मेरे बेटे को सब कुछ सिखाओ और मैं तुमको अपना एडमिनिस्ट्रेशन सौंप रहा हूं। तो हेड हो गया, सारी चीजें बहार खान लोहानी की फरीद देखने लगा। उसके बाद हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट, जब 1526 आया। 1526 तक तो अफगान भैया खूब एंजॉय किए, ठीक है भैया, लोधी एम्पायर, लोधी वर द फर्स्ट अफगान टू रूल इन इंडिया, उससे पहले टर्क्स थे सारे। तो हम ये देखते हैं कि 1526 में जो 1451 से जो ये लोधी एम्पायर था वो एंड हो गया 1526 में। तो इब्राहिम लोधी आपको पता ही आखिरी रूलर था लोधी डायनेस्टी का। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी गई, बाबर जो है वो जीत गया और भारत में मुगल एम्पायर स्टैब्लिश हो गया। मुगल्स कौन थे भैया? डिसेंडेंट ऑफ मंगोल्स, मंगोल्स ही थे ना मुगल्स। तो यहां पे हम देखते हैं कि एक नए एरा की शुरुआत हो गई। और यहां पे जब इब्राहिम लोधी का रूल किसी को पसंद नहीं था, और यहां पे लोधी कॉन्फेडरेसी थी एक तरीके से, ये अफगान कॉन्फेडरेसी थी। अभी मेरे प्रीवियस लेक्चर इस्लामिक इन्वेजन पे आप देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हम यहां पे देखते हैं कि इब्राहिम लोधी जब हारा तो वो सब अफगान थे, ठीक है, लोधीज अफगान थे। अब अफगान जो थे वो अपने में ही बहुत ज्यादा प्राइड रखते थे। जैसे ही लोधी अफगाना, एक एक अफगानी नोबल ने अपने आप को आजाद घोषित कर लिया कि मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। बहार खान लोहानी ने भी अपने आप को आजाद घोषित कर लिया। साउथ बिहार, तो हम देखते हैं नॉर्थ जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में बट गया, और साउथ बिहार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया। और तुरंत ही उसने टाइटल लिया, बहार खान लोहानी ने टाइटल लिया सुल्तान मोहम्मद। तो आप समझ गए क्या कहानी है। 1526 मतलब फरीद जो है वो बहार खान लोहानी के साथ काम कर रहा था। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई, बहार खान लोहानी ने मौके का फायदा उठाया, आजाद घोषित कर दिया अपने आप को और टाइटल लिया सुल्तान मोहम्मद, और इसकी मृत्यु होगी 1528 में। सेकंड इन कमांड कौन था? फरीद। तो यहां पे शेर शाह को पूरा बिहार मिल गया, साउथ बिहार पे शेर शाह का कब्जा हो गया। क्यों? क्योंकि सब कुछ सुल्तान मोहम्मद उर्फ बहार खान लोहानी सब कुछ फरीद को ही बना के गया था। तुम मेरे बेटे को देखोगे, तुम मेरा एडमिनिस्ट्रेशन देखोगे, तो देखते ही देखते सब कुछ इसके कब्जे में आ गया, और उसके बाद इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं 1529 में, देखिए शेर शाह जो है वो भी तो अफगान था ना। तो यहां पे शेर शाह ने महमूद लोधी का साथ दिया। आखिरी बैटल जो लड़ी गई, बाबर ने 4 बैटल टोटल लड़ी थी, ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, बैटल ऑफ खानवा 1527 में, चांदेरी 1528 में, और घाघरा 1529 में। तो 1529 में जो बैटल लड़ी गई थी, बैटल ऑफ घाघरा, अफगान वर्सेस बाबर के बीच में, जिसमें मोहम्मद लोधी अपना आखिरी दांव आजमा रहा था। शेर खान ने इसकी मदद की, लेकिन अफगान हार गए, तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन 1530 में फिर किस्मत ने पलटी खाई। 1530 में बाबर का देहांत हो गया, हुमायूं आ गया। अब हुमायूं, तो मैंने हुमायूं की पूरी बायोग्राफी रिव्यू की है। उसका नेचर कैसा था? वो एक बहुत बड़ा मिलिट्री जनरल नहीं था, बहुत बड़ा मिलिट्री कमांडर नहीं था। अब वो सब कुछ मैंने रिव्यू किया हुआ, दोबारा
फिलहाल हम हुमायूं में नहीं जाते, वरना अगर हम हुमायूं पे गया तो 1 घंटा फिर हुमायूं पे डिस्कस करते रह जाएंगे। तो यहां पे हम देखते हैं कि शेर खान के पास सब कुछ आ गया। तो हम ये देखते हैं कि जब हुमायूं सेंटर पे आया, जब नॉर्थ पे आया, ठीक है, उसी वक्त शेर खान का भी उदय हो रहा था, मतलब शेर शाह सूरी का भी उदय हो रहा था। लेकिन अभी भी दिक्कत है भैया, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अगर इसके पास है तो नोबेल्स तो पकड़ पकड़ के मारेंगे, वो बर्दाश्त नहीं करने वाले। तो जो लोहानी के नोबेल्स थे उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे इसको हर एक चीज मिल गई, बेटा तुम तो गए काम से, कॉन्स्पिरेसी शुरू हो गई इसको मर्डर करने की। लेकिन शेर शाह सूरी बहुत ही चालाक इंसान था, जासूस छोड़ रखे थे, सब कुछ पता चल गया शेर शाह सूरी को क्या कॉन्स्पिरेसी मेरे खिलाफ रची जा रही है। एक एक को पकड़ के मारना शुरू किया, जितने भी लोहानी नॉवेल्स थे वो भागे और बंगाल चले गए। उस समय बंगाल और बिहार कांस्टेंट फाइट में रहते थे, बंगाल भी बहुत ताकतवर था और बिहार भी बहुत ताकतवर था। लोधी कभी भी बंगाल पे पूरी तरीके से कब्जे थोड़ी ना कर पाए। तो यहां पे हम देखते हैं कि जितने भी नोबेल्स थे वो चले गए बंगाल। बंगाल में भी उस समय पावर स्ट्रगल चल रहा था, मोहम्मद शाह आए थे। मोहम्मद शाह कोई बहुत ही एफिशिएंट रूलर नहीं थे उस समय। तो हम यहां पे देखते हैं कि 1534 में एक बैटल लड़ी गई, बैटल ऑफ सूरजगढ़। तो यहां पे जो बैटल ऑफ सूरजगढ़ लड़ी गई, इसमें बंगाल की तरफ से मोहम्मद शाह थे और यहां पे शेर शाह सूरी लड़ रहे थे। शेर शाह सूरी के पास साउथ बिहार आ गया था, जो उसको एकमात्र थ्रेट था। लोहानी नॉबल्स वो भी चले गए थे, तो इसके बाद सब कुछ आ गया। तो इसने क्या किया, अब हम बंगाल भी जीतेंगे और अब हम हुमायूं को भी हराएंगे। इसके एम्बिशंस क्लियर हो गए। बाहर बारिश हो रही है, आपको शायद सुनाई दे रहा होगा, काफी अच्छा मौसम हो गया है दोस्तों लखनऊ में, क्या क्योंकि मैं लखनऊ में रहता हूं। तो यहां पे हम देखते हैं, थोड़ा सा एक डिटूर कर दिया, आई एम सॉरी। यहां पे हम देखते हैं शेर खान यानी कि शेर शाह सूरी जो है उसने पूरी तरीके से अपने मंशा जो है वो जाहिर कर दी। 1534 में सूरजगढ़ की बैटल लड़ी गई और शेर शाह सूरी ने हरा दिया यहां पे मोहम्मद शाह को। अच्छा खासा पैसा लूटा शेर शाह सूरी ने और बोला कि बेटा तुम साल का मुझे 13 लाख दोगे, वरना तो तुम गए काम से। तो बहुत ये 3-4 साल तक मोहम्मद शाह उसको पैसे देता रहा, क्योंकि शेर शाह का एम्पायर भी उस समय बहुत बढ़ चुका था। लेकिन 1537 में 1537 में मोहम्मद शाह ने पैसे देने बंद किए, दोबारा शेर खान ने अटैक किया और फिर वो पैसे देने लगा। अब यहां पे हुमायूं का क्या चल रहा है, हुमायूं बिजी है वेस्ट में। हुमायूं राजस्थान, मेवाड़, गुजरात, इन सबको कंकर करने में लगे हुए हैं। इधर शेर शाह सूरी अपनी पूरी ताकत बढ़ा रहा है बिहार, बंगाल, आसाम। तो शेर शाह सूरी बहुत बड़ी थ्रेट हो गया है। और जब तक हुमायूं को पता चला कि ये तो मेरी बैंड बजा देगा, और शेर शाह सूरी तब इतना बड़ा बन चुका था कि हुमायूं के पास लड़ने का चारा नहीं था। बेटर यही था कि हम इससे दोस्ती कर ले। दोस्ती का हाथ बढ़ाया लेकिन कुछ हो नहीं पाया दोस्तों, कुछ भी नहीं हो पाया। और उसके बाद जो बैटल थी वो इनएविटेबल थी। हुमायूं, शेर खान ने सारे रास्ते वापस लौटने, आगरा और दिल्ली तक सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए थे। हुमायूं को रोक लिया। बैटल ऑफ चौसा 1539 में लड़ी गई थी और हुमायूं का हार का सामना करना पड़ा। फिर 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज लड़ी गई, फिर हार का सामना करना पड़ा। अब हुमायूं की बायोग्राफी और बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज पे मेरा एक सेपरेट लेक्चर है, आप देख लीजिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो यहां पे हुमायूं को खदेड़ने के में कामयाब हो गए। हुमायूं भागे, फिर पहले गए वो कश्मीर, फिर गए पाकिस्तान साइड से पूरा अफगानिस्तान क्रॉस करते हुए पर्शिया गए, वहां पे उनको रिफ्यूज लेनी पड़ी। लेकिन यहां पे एक नए एम्पायर का उदय हो गया था, सेकेंड अफगान एम्पायर, सूरी एम्पायर 1540 में पूरी तरीके से स्टैब्लिश कर लिया था। और इसके पास आगरा, दिल्ली, संभल, ग्वालियर, लाहौर और जो भी टेरिटरी थी ना मुगल्स की, वो सब इसके पास आ गई और सेकेंड अफगान एम्पायर इन इंडिया वाज ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड। उसके बाद शुरू हुआ एक्सपेंशन। अब यहां पे बिल्कुल भी नहीं चाहता था शेर शाह सूरी कि मुगलों की काली छाया पड़े, तो इसने बड़े बड़े फोर्ट बना दिए, बहुत बड़े बड़े। ये जो पूरा खाइबर पास से आते थे ना मुगल्स, या बाहर से जितना भी इन्वेजन होता था सब अफगानिस्तान के रास्ते खाइबर पास से आते थे, तो उसी को ही ब्लॉक कर दिया। झेलम नदी के पास एक बहुत बड़ा फोर्ट बना दिया कि अब आके दिखा दो कुछ अगर तुमको करना है तो। और फिर इसने अपना एक्सपेंशन जो है वो शुरू किया।
अब सबसे पहले यही देखिए, रोहतासगढ़ उसका नाम था, जो फोर्ट मैं बता रहा हूं ना, वहां पे 50,000 अफगान सोल्जर्स को तैनात कर दिया था। उसके बाद बंगाल में बहुत बार रिवोल्ट होते थे, तो इसने क्या किया था कि इसने बंगाल को छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया था, ठीक है ना, और उसके ऊपर एक और ऑफिसर बैठा दिया था। तो यहां पे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया था, सरकार में डिवाइड कर दिया था, उस समय डिस्ट्रिक्ट को सरकार बोलते थे, और जो मिलिट्री ऑफिसर्स इन डिस्ट्रिक्ट या सरकार को मतलब देखता था, उसको बोला जाता था शिकदार, और उसके ऊपर एक और ऑफिसर बैठता था। तो अब बंगाल की प्रॉब्लम खत्म, बंगाल में अब कभी भी रिवोल्ट होगा ही नहीं। उसके बाद दोस्तों इसमें इसने राजस्थान पे आंखें गड़ाई, ठीक है। राजस्थान में भी इसने जो मारवाड़ और रायसेन पे इसने कब्जा करने की कोशिश की। इधर मालदेव, जो मारवाड़ के राजा थे मालदेव, वहां पे भी 1542 में इसने कब्जा करने की कोशिश की और काफी हद तक ये सफल भी हुआ। लेकिन दोस्तों मेवाड़ की बात करें तो उस राणा सांगा के बाद, ठीक है, बैटल ऑफ खानवा के बाद मेवाड़ एक काफी वीक स्टेट हो गया था। मतलब संग्राम सिंह बैटल ऑफ, उनको हीरोज ऑफ 100 बैटल्स बोला जाता था। लेकिन जब बाबर ने संग्राम सिंह को हराया, राणा सांगा को हराया, तो बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद 1542 में जो राजा आए थे उदय सिंह, वो उनकी उतनी कमांड नहीं थी, ठीक है ना। तो उदय सिंह बहुत ज्यादा बड़े राजा साबित नहीं हो पाए, ठीक है। जिसका फायदा जो था वो किसने उठाया? शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी ने ऐसा फायदा उठाया कि फिर उसने कमाली कर दिया। उसने एक एक करके राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट को भी अपने, मतलब उस समय राजस्थान का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था उसको भी अपने कब्जे में लेना शुरू किया। सबसे पहले तो उसने बुंदेलखंड को भी कैप्चर किया, ठीक है। रायसेन के किले 1543 में, 1545 आते आते तक रायसेन चांदेरी को भी कैप्चर कर लिया। लेकिन जब कालिंजर को यह कैप्चर करने जा रहा था तो इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। कालिंजर के किले को कैप्चर करना इतना आसान नहीं था। ये काफी महीनों तक वेट करता रहा और फाइनली इसने बोला कि अब हम इसको सीधा फतेह करेंगे। 7 महीने तक ये बाहर डेरा डाल के बैठा रहा और 22 मई 1545 में इसने बोला कि अब हम फतेह करेंगे, ओपन द फायर। और वहां पे हम देखते हैं कि हथियारों के यूज किया गया, गोला बारूद का यूज किया गया, और हम देखते हैं कि जब गोले बारूद का यूज किया गया तो वही गोला बारूद शेरशाह के मुंह पे फट गया और वही शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। तो 22 मई 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो गई। कालिंजर को फतेह करते करते ये मारा गया। और ये जो पूरा इसका एडमिनिस्ट्रेशन था 1540 से लेकर 1545 तक तो नॉर्थ इसके पास पूरा था, लेकिन 1545 से लेकर 1554 तक भी इसका एम्पायर जो है वो फ्लरिश किया। लेकिन शेरशाह सूरी के बाद कोई इतने एफिशिएंट इंसान नहीं आ पाया। इसके बेटे थे और वो इतने एफिशिएंट रूलर नहीं थे जिसकी वजह से ये एम्पायर जो है वो फ्लरिश कर पाता या चल पाता। वापस हुमायूं आया, वापस हुमायूं ने जीता। तो अब वो मैंने पूरा कवर किया हुमायूं की बायोग्राफी, आप देख लीजिएगा। तो ये छोटा सा लेक्चर था शेरशाह सूरी पे। आई होप आपको पसंद आया होगा। शेरशाह सूरी के पास पूरा नॉर्थ इंडिया आ गया था, सिर्फ कश्मीर, आसाम और गुजरात को छोड़ के। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री।